सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी केमिकल स्पीसीज होती है जो क्या होती है अपने एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद डिसोशिएट हो जाती है। डैट मीन्स उसके पास जो भी रिस्पेक्टिव आयंस होते हैं उन रिस्पेक्टिव आयंस में वो क्या होती है, डिसोशिएट हो जाती है। उस केमिकल स्पीसीज का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर NaCl को मैं वाटर में ऐड करता हूँ या मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड करता हूँ, तो वाटर में ऐड होने के बाद जो NaCl है वो रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब NaCl से क्या मिलेगा आपको, Na+ मिल जाएगा एक्वस फॉर्म में, साथ में आपको मिल जाएगा Cl- एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस मीन्स कहने का कि वाटर में इसको हमने डिसॉल्व किया है। लाइकवाइज जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ब्रेक हो जाएगी H+ के अंदर एक्वस प्लस में Cl- एक्वस। ठीक है, तो जितने भी रिस्पेक्टिव आयंस ये कैरी कर रहे थे वो रिस्पेक्टिव आयंस कौन थे, Na+ आयन था और Cl- आयन था। अगर इनको हमने वाटर में डाला, दैट मीन्स हमने NaCl को जो वाटर में ऐड किया तो ये वाटर में जाने पर क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। ये वाटर के अंदर हो गया है डिसोशिएट। तो ऐसे ही कोई भी केमिकल स्पीसीज, एनी केमिकल स्पीसीज विच गेट डिसोशिएटेड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो NaCl भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड HCl भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। क्लियर है। नाउ क्लासिफिकेशन करनी है तो कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड वन इज वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीट डिसोशिएशन दिखाता है। डैट मीन्स वो 100% क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, 100% डिसोशिएट हो जाता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड ऑब्वियसली जो 100% डिसोशिएट नहीं हो सकता है वो हमारे लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को जो डिसोशिएशन होता है उसको हम एक सिंबल से दिखाते हैं, वो सिंबल होता है अल्फा। तो जिसका अल्फा 100% होता है वो हमेशा कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा कभी भी 100% के इक्वल नहीं होता है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अल्फा की कैलकुलेशन करके हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। वो हम 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं कि अल्फा कैसे कैलकुलेट होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर अल्फा हमारे पास 100% है, अल्फा को बाय द वे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट हमारे कंपाउंड का डिसोशिएट हुआ है वो किस में काउंट होता है, अल्फा में काउंट होता है। तो अगर वो 100% वैल्यू दिखा रहा है इसका मतलब वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया है, तो कंप्लीट डिसोशिएशन दिखा चुका है। एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास लाइक NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ये सब कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लाइक हमारे पास होती है इथेनोइक एसिड हो गई, या हमारे पास कार्बोनिक एसिड हो गई H2CO3, या हमारे पास हो गया NH4OH। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 100%, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कभी भी 100% के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखने, 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बट यहाँ मैंने 3 लिख दिए सेफ साइड के लिए, आप तीनों लर्न कर लेना। नाउ इलेक्ट्रोलाइट की हमने 3 कैटेगरी बनाई है कि 3 तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में बात नहीं हो रही है, जनरली इलेक्ट्रोलाइट 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट इज एसिड, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज सॉल्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और कभी कभी इसको हम H3O+ आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ऐसी केमिकल स्पीसीज जो H+ आयन लिबरेटर होती है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। दैट मीन्स इट इज ए केमिकल स्पीसीज विच गिव्स H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये डिसोशिएट हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए ये क्या हो रही है, डिसोशिएट हो रही है। और डिसोशिएट होने के बाद एक मेन ये आयन बनाती है, वो आयन कौन है, H+ आयन। तो अगर ये H+ आयन गिवर है, दैट मीन्स H+ आयन लिबरेटर है, H+ आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकती है, तो हमारे लिए कौन होती है, वो एसिड होती है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है, H+ आयन लिबरेट कर सकता है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड के एग्जांपल्स होते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या निट्रिक एसिड हो गया, या कार्बोनिक एसिड हो गया। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास एसिड के एग्जाम्पल होते हैं।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड इज सॉर इन टेस्ट। एसिड क्या होती है, खट्टी होती है टेस्ट में। जैसे आपके पास जो लेमन है या जो ऑरेंज है उनको आप टेस्ट करते हो वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, सिट्रिक एसिड होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है एक एसिड की, ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दिया है या टर्न कर दिया है रेड कलर के अंदर। तो जैसे हमारे पास एक कौन सा लिटमस पेपर है, इट्स अ ब्लू लिटमस पेपर। हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है और इस बीकर के अंदर क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारी एसिड का। तो एक्वस सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, H+ आयन प्रेजेंट होंगे पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर। तो जैसे हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो H+ आयन के कांटेक्ट में आता है, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना पार्ट उसका टच करेगा एसिड को उतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मतलब है कहने का कि वो ब्लू लिटमस पेपर को कहाँ कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। मतलब उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो एसिड होती है ब्लू टू रेड कर सकती है। क्लियर है। नाउ एसिड के टाइप क्या होते हैं। एसिड जनरली 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके लिए अल्फा कितना होता है, 100% होता है। मतलब वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाती है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इट डिसोशिएट कंप्लीटली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड कौन सी एसिड होती है, ऐसी एसिड जिसका अल्फा कभी भी 100% नहीं होता है, दैट मीन्स वो कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होती है या पार्शियल डिसोशिएशन दिखाती है, वो हमारे पास कैसी एसिड होती है, वीक एसिड होती है। ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन तो वहाँ पे होना ही चाहिए। एग्जाम्पल होते हैं इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होती है। विनेगर जो होता है आपके पास वो यही होता है। दिस इज कार्बोनिक एसिड, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है, ये कार्बोनिक एसिड है। और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये कैसी एसिड्स होती हैं, वीक एसिड होती हैं। थर्ड होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये बहुत सिंपल है। ऐसे एसिड जिसमें एसिड कंटेंट हाई होता है, मतलब 98% पार्ट जो है वो एसिड का होता है और सिर्फ 2% वो क्या कैरी कर रही होती है, वाटर कैरी कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और फोर्थ एंड लास्ट होती है डाइल्यूट एसिड, ये इसका रिवर्स है। ऐसे में क्या होगा, 98% हो जाएगा वाटर और सिर्फ 2% हमारे पास क्या होती है, एसिड होती है। तो जब वाटर कंटेंट क्या होता है, हाई होता है, तो एसिड कौन सी होती है, डाइल्यूट। और ऑब्वियसली जब वाटर कंटेंट हमारे पास क्या होता है, कम, तो एसिड किस नेचर की होती है, कॉन्सेंट्रेटेड नेचर की होती है। ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है कि हम एसिड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डाइल्यूट एन एसिड। मतलब हमें एक डाइल्यूट एसिड बनानी है अपनी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से। तो आपको जो वाटर का परसेंटेज है वो 98 करना है और जो एसिड का परसेंटेज है वो कितना करना है, आपको 2% करना है। मतलब आपको ना इसमें डाइल्यूशन करनी है, वाटर ऐड करना है एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर। तो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, तो हम एक डाइल्यूट एसिड कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन हमारा वही है। तो जनरली we have to add water into acid to make it dilute। ठीक है। हम अगर अपनी एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हमें अपने एसिड में क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है। क्यों, ऐसा करने पर क्या होगा कि जो वाटर की परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वाटर की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास एसिड कौन सी बन जाती है, डाइल्यूट बन जाती है। ठीक है। तो ऐसा करने के हमारे 2 रास्ते हैं। नाउ देयर आर 2 ways टू डू इट। फर्स्ट होता है कि हम क्या करें, ऐड कर दें वाटर किसके अंदर, एसिड के अंदर। या सेकंड मेथड क्या है कि हम एसिड को किस में ऐड कर दें, वाटर में ऐड कर दें। तो कौन सा बेस्ट प्रेफरेबल मेथड है, हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट हमेशा अपने ब्रेन में रखना है कि जो एसिड और वाटर का रिएक्शन होता है वो किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। ठीक है। दैट मीन्स एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। हीट की फॉर्म में भी या लाइट की फॉर्म में भी तो रिएक्शन कौन सा होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। तो जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं किसी एसिड का, सो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। सो दिस बीकर इज कैरिंग एसिड एंड दिस बीकर इज कैरिंग वाटर, ये वाटर कैरी कर रहा है। अब हमें डाइल्यूशन करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या डाला, बीकर के अंदर हमने बाहर से वाटर डाला है और सेकंड वाले केस में हमने बीकर के अंदर बाहर से क्या डाली है, एसिड डाली है। अब दोनों में से कौन सा मेथड करेक्ट है, हमें यही चेक करना है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हीट विल बी लिबरेटेड व्हेन वाटर इज एडेड इनटू एसिड।
जब हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो हीट लिबरेट होती है। क्यों लिबरेट होती है? क्योंकि रिएक्शन किस नेचर का होता है? एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी? नाउ द हीट प्रोड्यूस विल गो टू टेस्ट ट्यूब वॉल। ये जो हीट यहाँ लिबरेट होती है वो टेस्ट ट्यूब की वॉल तक जाएगी, और टेस्ट ट्यूब की वॉल ग्लास की होती है, तो वो टेस्ट ट्यूब की वॉल क्या करेगी? इस हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, एंड इट विल बिगिन टू एब्जॉर्ब दिस हीट, एंड अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट क्या होगा? इट विल क्रैक। ये क्रैक हो जाएगी क्योंकि ग्लास आपको बर्स्ट हो जाएगा, ग्लास हमारा ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ग्लास हमारा ब्रेक होगा उसमें जो एसिड है वो बाहर स्प्लैश होकर आ जाएगी, एंड एसिड विल बी स्प्लैश्ड आउट ऑफ इट एंड इट कैन सीरियसली डैमेज द यूज़र। जो यूज़र है उसको सीरियसली डैमेज कर सकती है। तो ऑब्वियसली जो ये मेथड हमने यूज़ किया है कि जिसमें हमने वाटर को ऐड किया हमारे बीकर के अंदर, एसिड के अंदर, ये मेथड क्या है? गलत है। सेकेंड मेथड जो हम देखते हैं अब वो क्या कहता है? हीट विल बी लिबरेटेड हेयर ऑल्सो। इस केस में भी हीट लिबरेट होगी क्योंकि अब भी आप क्या कर रहे हो? एसिड को वाटर के साथ ऐड कर रहे हो। रिएक्शन का नेचर अभी भी एक्सोथर्मिक ही है, बट वाटर विल एब्जॉर्ब दिस हीट। जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अ वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इट विल गो टुवर्ड्स द टेस्ट ट्यूब वॉल। क्योंकि वाटर मैक्सिमम अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका बिल्कुल कम लिटिल अमाउंट या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट कहाँ तक जाएगा? टेस्ट ट्यूब की वॉल तक जाएगा, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब हीट अप तो हो सकती है, वार्म हो सकती है, बट वो ब्रेक नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टेम्परेचर विल रिमेन कंट्रोल्ड फॉर टेस्ट ट्यूब एंड इट विल नॉट क्रैक। इसलिए टेस्ट ट्यूब हमारी क्रैक नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर को एसिड में डालना करेक्ट होता है या एसिड को वाटर में डालना करेक्ट होता है, ये आपको बताना होता है, ठीक है। इन ईदर वे दोनों केसेस में हमने ये तो चेक कर लिया कि सेकंड वाला केस हमारा सही है और फर्स्ट वाला जो मेथड हमारे पास क्या है? रॉन्ग है। बट जब भी हम क्या करते हैं, ऐसे डाइल्यूशन करते हैं, वी हैव टू डू इट इन ड्रॉप वाइज मैनर। हमें ये ड्रॉप वाइज मैनर में करना होता है। मतलब यहाँ जो हम एसिड डाल रहे हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालेंगे। क्यों ऐसा होगा कि जैसे हम उसमें फर्स्ट ड्रॉप डालेंगे हीट प्रोड्यूस होगी तो वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड ड्रॉप डालेंगे फिर से हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब ड्रॉप वाइज मैनर में वाटर को क्या मिलता है? टाइम मिल जाता है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। बट अगर आपने क्या किया, एसिड की टेस्ट ट्यूब को पूरा इसमें एम्प्टी कर दिया, एक साथ आपने सारी की सारी एसिड इसमें डाल दी, तो रिएक्शन अचानक से क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा और वो एनर्जी वाटर क्या कर पाएगा? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगी और टेस्ट ट्यूब की वॉल हमारी क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव टू डू डाइल्यूशन बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर इन अ ड्रॉप वाइज मैनर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो इतनी जल्दी लिबरेट होती है, मतलब जो रेट ऑफ लिबरेशन होता है एनर्जी का इतना ज़्यादा होता है कि वाटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी की सारी एनर्जी को वाटर क्या कर पाए? एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। और अगर वाटर पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो एनर्जी टेस्ट ट्यूब के वॉल पे जाएगी और उसको क्या कर देगी? क्रैक कर देगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस। तो बेस वो केमिकल स्पीसीज होती है जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करती है। OH नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल हो गए हमारे पास NH4OH एक बेस का एग्जांपल होता है, NaOH हो गया या KOH हो गया। ये सब किसके एग्जांपल हैं? बेस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है टेस्ट करने में, और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे हमारे पास ये रेड लिटमस पेपर है, दिस इज रेड लिटमस पेपर, और इस लिटमस पेपर को डाल रहे हैं इस बीकर के अंदर, और ये बीकर क्या कैरी कर रहा है? ये बीकर कैरी कर रहा है एक बेस। अगर बेस कैरी कर रहा है तो वो OH नेगेटिव यहाँ पे इसने लिबरेट कर दिए होंगे। ऑब्वियसली हमने बेस का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है। जैसे ही इन OH नेगेटिव के कांटेक्ट में रेड लिटमस पेपर आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट विल गो इनटू ब्लू कलरेशन। तो इट कैन कन्वर्ट द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर सकता है, ये बेस की आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक होती है। तो जैसे एसिड के टाइप थे वैसे हमारे पास बेस के भी टाइप होते हैं। तो बेस दो टाइप के पढ़ने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बेस है? जो डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट की थी स्ट्रॉन्ग वाली, वही इस स्ट्रॉन्ग बेस की डिफाइन होगी। ये कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, मतलब इसका अल्फा कितना होगा? 100% होगा। और एग्जांपल होते हैं NaOH, KOH, ठीक है।
और वीक बेस वो होता है जो कभी भी 100% डिसोशिएट नहीं होता, मतलब वो 100% डिसोशिएट होके OH नेगेटिव देगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर 100% डिसोशिएट होके OH नेगेटिव नहीं दे पाया तो वो वीक बेस है। तो दे डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल हो गया जैसे NH4OH हो गया या पिरिडीन हो गया, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं वीक बेस के। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज इंडिकेटर? तो इंडिकेटर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो हमें ये आइडिया देता है, ये इंडिकेट करता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। इसका आइडिया हमें कौन देते हैं? इंडिकेटर्स देते हैं। इंडिकेटर्स की दो कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होते हैं जो कलर चेंज करके हमें आइडिया बताते हैं, दूसरे होते हैं जो ऑडोर चेंज करके हमें आइडिया देते हैं। तो फर्स्ट है कलर वाले, तो पहले हम कलर वाले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ऑडोर वाले डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? दीज इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय देयर कलर चेंज। अपने कलर चेंज की हेल्प से वो हमें बता पाएंगे कि जो सॉल्यूशन जिससे हम डील कर रहे हैं वो एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट है लिटमस पेपर, सेकंड है मिथाइल ऑरेंज, थर्ड है फिनोल्फ्थेलीन, फोर्थ है मिथाइल रेड। सो अगर हम क्या करते हैं, एक लिटमस पेपर लेते हैं ब्लू कलर का, ठीक है, हमारे पास एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का, और उसको मैं एसिडिक मीडियम में डिप करता हूँ तो उसका जो कलर है वो चेंज होकर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और अगर मेरे पास एक रेड कलर का लिटमस पेपर है और उसको मैं बेसिक मीडियम में डिप करता हूँ तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो अगर रेड टू ब्लू हो गया तो सोल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। एंड अगर ब्लू टू रेड हो गया तो सोल्यूशन किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। जो मिथाइल ऑरेंज इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज ही होता है। अगर इसको आप एसिडिक मीडियम में डालते हो तो ये ऑरेंज से कहाँ चला जाता है? पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मिथाइल ऑरेंज पिंक कलरेशन दिखाएगा वो सोल्यूशन किसको इंडिकेट करेगा कि हम एसिडिक मीडियम से डील कर रहे हैं। और अगर इसको आप बेसिक मीडियम में डालते हो मिथाइल ऑरेंज को तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये जिस कलर का था उसी कलर में रहेगा। डेट मींस ये ऑरेंज कलर का था तो ऑरेंज कलर का ही रहेगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज वो इंडिकेटर है तो जनरली कलर चेंज करता है किसके अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। बेसिक मीडियम में इसका कलर रिटेन रहता है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है? नेक्स्ट है फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन जो होता है उसका जो कलर है वो कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन इज कलरलेस। तो अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूं तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस ही रहता है। बट जैसे इसको हम बेसिक मीडियम में डालते हैं इसका कलर क्या होता है? पिंक हो जाता है। दैट मीन्स फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर अपना कलर कहाँ चेंज करता है? बेसिक मीडियम में चेंज करता है। एसिडिक मीडियम में अपना कलर रिटेन रखता है विच इज कलरलेस, एंड जैसे इसको हम बेसिक मीडियम में डालते हैं इसका कलर क्या होता है? पिंक हो जाता है। एंड लास्ट है मिथाइल रेड। ऑब्वियसली इसका ओरिजिनल कलर भी क्या होता है? रेड होता है। और अगर इसको आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, और जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालोगे कलर क्या होता है इसका? येलो हो जाता है। ठीक है, तो मिथाइल रेड कलर चेंज करेगा किस सॉल्यूशन के अंदर? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा किस सॉल्यूशन के अंदर? एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज हो या मिथाइल रेड हो ये अपने कलर्स को रिटेन करके रखते हैं, और ये एसिडिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करते हैं। बट जो फिनोल्फ्थेलीन होता है वो एसिडिक मीडियम में अपना कलर रिटेन करके रखता है विच इज कलरलेस, बट बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करता है, वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लिटमस पेपर तो बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज से हमें आइडिया देते हैं कि हम एसिडिक मीडियम से डील कर रहे हैं या बेसिक मीडियम से डील कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कैटेगरी के इंडिकेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये अपनी ओडोर में चेंजेस कर लेते हैं, इनकी ओडोर डिफरेंट हो जाती है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। इनके बस एग्जांपल याद रखने हैं, अनियन एंड क्लोव। ये आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, इनको हम लोग कभी कभी नेचुरल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये जो ऊपर 4 इंडिकेटर्स हमने मेंशन किए हैं, ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक था हमारा इंडिकेटर्स का। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पोटेंस। दैट मीन्स ये पावर होती है हाइड्रोजन की, तो इसकी डिफाइन होती है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कितना H+ का अमाउंट आपको गिवन है उसका अगर आप नेगेटिव लॉग निकाल दो तो हमें क्या मिलता है? उस एसिड का पीएच मिल जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आप लोग जानते हो क्या चीज होती है। लॉग बेसिकली क्या होता है वो हमें हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। मैं आपको जस्ट सिंपल समझाता हूँ कि सोल्यूशन आपको कैसे करना होता है। सपोज आपको कह रहा है कि आपके पास कोई एसिड है X और उसका जो अमाउंट आपको गिवन है, मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है वो 10⁻³ मोल पर लीटर गिवन है।
और हमसे कह रहा है बताओ इसका pH कितना होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले फॉर्मूले में डाल देना है। pH किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस लॉग जो भी आपके पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको यहाँ लिख दो 10 की पावर -3, और जो भी आपकी पावर है उसको पॉजिटिव बना के लिख दो। यही हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है pH का। तो जो एसिड हमने यूज करी उसका pH कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमने यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डालनी है तो याद रखना हमेशा उसको हमें किस में डालना है, 10 की पावर में बना के डालना है, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। और 10 की पावर जब भी आपको मिलेगी सोल्यूशन करने के लिए हमेशा वो नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर होता है, नेगेटिव इसके आगे होता है, तो माइनस माइनस बन के प्लस हो जाता है। बट आपको सिंपल ऐसे याद रखना है, जो भी आपकी पावर है वही आपका पॉजिटिव में आंसर होता है। तो सपोज हमें कहता है कि हमारे पास एक एसिड है Y और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.0001 मोल पर लीटर, और आपसे पूछ रहा है बताओ pH कितना होगा। तो हमें इस वाली फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 की पावर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 और डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, इस 4 जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4। जब 1/10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 10 की पावर 4 बन जाएगी। बस फॉर्मूले में डाल दो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ माइनस लॉग H प्लस का अमाउंट कितना है हमारे पास, 10 की पावर -4, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं pH की। नाउ जो pH स्केल हमारे पास होता है उसमें 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन एसिडिक है, कौन न्यूट्रल है और कौन हमारे पास एक बेस है। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई सॉल्यूशन है जो 7 pH की वैल्यू देता है तो वो हमारे लिए कौन होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे वाटर क्या होता है हमारे लिए न्यूट्रल होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वाटर का pH आप कैलकुलेट करोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर तो उसका pH कितना निकल के आता है, 7 निकल के आता है। तो जो भी कोई कंपाउंड, कोई सॉल्यूशन अगर 7 pH की वैल्यू देता है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर वो 7 के बाद मतलब 7.1 से 14 के बीच में कोई भी अगर pH की वैल्यू देगा तो हमारे लिए कौन होता है, बेसिक होता है। 7 से लेस देता है तो हमारे लिए वो कौन होता है, एसिडिक होता है। जितना हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। जितना हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर एनसीईआरटी में ऐसे कुछ गिवन भी है कि 1 पे कौन होता है, 2 पे कौन होता है pH के स्केल पर, तो वो लर्न करने की कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको स्केल का आइडिया रहना चाहिए। अगर हम 0 to 6.9 बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और अगर हम 7 पे बात करें एग्जैक्ट तो सॉल्यूशन किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। और अगर हम 7.1 से 14 तक डील कर रहे हैं तो सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, जितना हम क्लोज 0 के होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो अगर दो एसिड्स हैं X एंड Y, एक का pH निकल के आ रहा है हमारे पास 2 और सेकंड का pH आ रहा है 5, तो हमसे पूछे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सी है तो हम किसका आंसर करेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास कौन है, X इज स्ट्रॉन्गर, क्योंकि जिसका pH कम होता है वो एसिड क्या होती है, उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती है। और अगर आपके पास X एंड Y गिवन है, अब ये दोनों बेस हैं और इसका जो pH है वो 10 है और सेकंड वाले का pH 14 है, और आपसे पूछ रहा है कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, तो जिसका pH ज्यादा होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो 14 वाला मतलब Y हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। सो दैट्स आवर ऐप गाइस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।